Hello students, today we will discuss about Gauss theorem. Our next topic is Gauss theorem. Before this theorem, before this topic, we have discussed about intensity of electric field due to electric dipole at any point and many other cases we have discussed. In this lecture, we have to know about Gauss theorem. But student, I would like to tell some other thing also which are related to Gauss theorem. Gauss theorem को पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो Gauss theorem में क्या होगा, यूजफुल होगा. जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चैन बनाना होता है तो हम उसमें की कड़ी को जोड़ते जाते हैं. Similarly, we have to study the things, the terms which are related to Gauss theorem, which will be useful in the study of Gauss theorem. Okay, and when we study about the application of Gauss theorem, these terms will be important. These terms will be required to represent those topics. That's why I would like to tell some important terms which are directly related to Gauss theorem. Okay, student, यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे जो Gauss theorem से रिलेटेड होगा. इसमें स्टूडेंट सबसे पहला टर्म क्या है, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर. देखिए स्टूडेंट, दो ही टर्म का बड़ा ही ज्यादा रोल है इसमें. एक एरिया वेक्टर और दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल, इन्हीं का खेल ही है इसमें. और एक और आएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इन चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में. तो पहले हम बात करेंगे एरिया वेक्टर का. ओके, तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी एरिया को हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. जैसे कि इस व्हाइट बोर्ड का क्या होगा, एक एरिया है ना, इस व्हाइट बोर्ड का एक एरिया है. एक प्लेन सरफेस है ना, इसका एक एरिया है. अगर हम इसका डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या होगा, नॉर्मल, जिस दिशा में इस पे नॉर्मल ड्रा किया जाता है, इसका डायरेक्शन जस्ट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. यानी अगर हम क्या करें, कोई एरिया कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर एन एरिया ए, देन its direction will be perpendicular to the its plane. इस प्लेन के, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर में इसका डायरेक्शन होगा और इसी डायरेक्शन में इसका यूनिट नॉर्मल भी ड्रा किया जाएगा. तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर ए विल बी रिप्रेजेंटेड एज क्या हो जाएगा, ए इंटू एन कैप. एन कैप क्या है स्टूडेंट, एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर. देखिए हमने क्या बताना चाहा है. देखिए कोई भी एरिया अगर हम लेते हैं, कोई भी एरिया, उस एरिया का एक अमाउंट होगा ना, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, है ना. तो इस व्हाइट बोर्ड का एक एरिया होगा ना, और इसका डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आउटवर्ड नॉर्मल हम ड्रा करेंगे, उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा. यानी इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर. वैसे सिंपली एरिया को आप क्या करते हो, स्केलर क्वांटिटी मानते हो ना, लेकिन एरिया वेक्टर इज कंसीडर्ड एज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट विल पोजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. यानी क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा. मैग्नीट्यूड द अमाउंट ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एंड द आउटवर्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस इज नोन, क्या होगा, डायरेक्शन हो उसका, उस डायरेक्शन में उसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा. तो देखिए ए एक एरिया हमने कंसीडर किया, ठीक, ये ले लिया, ये एरिया ले लिया. अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने आउटवर्ड नॉर्मल रखे. इस व्हाइट बोर्ड का अगर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा करें, देखो ऐसे इस तरीके से होगा, इस तरीके से बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक. इसी तरह इस पे आउटवर्ड नॉर्मल ये हो गया. तो यूनिट वेक्टर इज वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर. Therefore, vector A is represented as
ए इंटू एन कैप। आप पढ़े होगे एक क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़े होगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बारे में आप पढ़े होंगे, इफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए देन इट्स यूनिट वेक्टर। आपने ए कैप से रिप्रेजेंट किया था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही था ना। और मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब क्या था, ए था ना, और यहाँ ए कैप। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। हियर या यहाँ पे मैं बात करूं अगर, तो ए कैप इज इक्वल टू एन कैप। यहाँ पे ए कैप का काम एन कैप कर रहा है। तो यहाँ से एरिया वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या, यहाँ से क्या होगा एन, देखो इसी फार्मूले से चल रहा है। तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, यानी ए कैप की जगह एन कैप काम कर रहा है। तो क्या होगा, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, यानी ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया वेक्टर। ओके स्टूडेंट, तो ये था एरिया वेक्टर के बारे में। बहुत ही ज्यादा रोल है, यानी हर टॉपिक में हम एरिया वेक्टर को कंसीडर करेंगे जब गॉस थ्योरम पढ़ा जाएगा तो, और गॉस थ्योरम के हर एक एप्लीकेशन में एरिया वेक्टर हम लेंगे। ओके, ये था एरिया वेक्टर। अब आते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल का भी इंपॉर्टेंट रोल है। व्हेन वी प्रूव गॉस थ्योरम देन वी हैव टू नो अबाउट सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल स्टूडेंट, देखिए सॉलिड एंगल से पहले आप देख जानते हैं, अगर कोई सर्किल ले लीजिए, इफ वी टेक एनी सर्किल, कोई सर्किल लिया जाए तो इस सर्किल का एक सेंटर होगा। अब इस सर्किल के किसी भी आर्क द्वारा, ये मान लीजिए आर्क ए बी ले लो, आर्क ए बी ले लो, इस आर्क ए बी द्वारा क्या होगा, जो भी एंगल इस पे बनेगा उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। क्या होगा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाई एनी आर्क ऑफ सर्किल इज नोन एज प्लेन एंगल। किसी सर्किल के आर्क द्वारा जो भी एंगल उसके सेंटर पे फॉर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से किसी स्फेरिकल बॉडी, किसी स्फेयर को ले लीजिए, स्फेयर क्या होता है, स्फेयर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है, यानी इसको 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी स्फेयर का एक सेंटर है, देखिए किसी स्फेयर पे, जो कोई स्फेयर ले लीजिए, इस स्फेयर पे अगर कोई एलिमेंट्री एरिया हमने ले लिया, ये मान लीजिए स्फेयर है, स्फेयर क्या होगा 3 डायमेंशनल है, फुल ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ये स्फेयर हो गया। अब क्या होगा, किसी स्फेयर पे अगर कोई एलिमेंट्री एरिया हम डीए ले लें, क्या होगा, और इसके सारे पोर्शन को, इधर वाला भी पोर्शन, इधर वाला भी पोर्शन, इधर वाला भी पोर्शन, जितने हैं सभी के सभी इससे मिला दिया जाए, क्या होगा, इसके सेंटर पे यहाँ पे ऐसे एक एंगल बनाएगा, और उस एंगल को आप डी ओमेगा बोलेंगे। देखिए किसी भी स्फेयर के सरफेस पे अगर कोई एलिमेंट्री सरफेस लें तो उस एलिमेंट्री सरफेस द्वारा क्या होगा, उसके सेंटर पे जो भी एंगल फ्रेम किया जाएगा, जो भी एंगल बनेगा उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। प्लेन एंगल का जो भी आप पढ़ते हैं ना, रेडियन, डिग्री, वो प्लेन एंगल का यूनिट होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो इसको हम स्टेरेडियन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी ओमेगा ये बनेगा, और डी ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर होगा। कैसे ये आता है, देखो कैसे हमने इसको लाया है, ये कैसे आया है, इसको लाने में हम लोग क्या कैसे करेंगे। देखो ये देखो, इसका किसी का एरिया कितना, अगर डी एलिमेंट्री एरिया ले लिया गया, देखो एरिया कैसे इंक्रीज करेगा, जब जब रेडियस बढ़ाओगे, आप पढ़े हो ना, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जब रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। तो इस ए एलिमेंट्री एरिया क्या होगा, इस रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा ना, यानी देखिए जब रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है,
एलिमेंट्री एरिया DA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये होगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा क्या, डी ओमेगा, और इंटू ये आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, DA अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होगा, वेयर डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज सॉलिड एंगल। ओके, यहाँ से हमने सॉलिड एंगल का जो ये फॉर्मूला लिखा था इस तरीके से आप निकालते हैं उसको। ठीक, तो हमको बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस हमको सॉलिड एंगल का कैसे वैल्यू होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम गॉस थ्योरम प्रूव करेंगे तो इसका यूज करना पड़ेगा। ये तो इस केस में था, अगर यही किसी दूसरे एक स्ट्रक्चर और बनता है, इसके आगे हम बताते हैं। देखिए, अगर यही सॉलिड एंगल के केस में अगर देखिए जो ये सरफेस था कुछ इस तरीके से हो, ये ले लें हम इस तरीके से। अब देखिए ये मान लीजिए स्फीयर पे जो एरिया इस तरीके से कुछ हो गया इस तरीके। अब देखिए जैसे नहीं होता है, आप कलम को ऐसे गढ़ देते हो, क्या होता है, एक एंड्स क्या होगा, अब जो है एक, जैसे आप क्या कर सकते हैं, हाँ इस तरीके का शेप, ऐसे इस तरीके का शेप आप जानते होंगे। देखो ऐसे ये वाला शेप है ना, ये वाला शेप कुछ ऐसे ना, ये ऐसे नहीं है, ऐसे तो बाद में करेंगे ना, ये ऊपर से थोड़ा उठा हुआ, ये ऐसा अगर मानेंगे तो यहाँ पे इस वाले सरफेस पे अगर कोई पॉइंट लोगे तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए डायरेक्शन उसका इधर होगा ना, परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, आपको क्लियर हो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट। इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसके एलिमेंट्री एरिया का इधर डायरेक्शन होगा, लेकिन आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, ये मान लो डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस आ रहा है यहाँ तक का, आउटवर्ड नॉर्मल अगर ड्रा करेंगे इस पे तो नॉर्मल का डायरेक्शन ये होगा ना एन कैप। लेकिन जब ये सतह इधर है ऐसे हो गया तो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ऐसे है डीए एलिमेंट। अब यहाँ पर अगर एंगल थीटा बन रहा हो तो देखो इस एलिमेंट्री एरिया का जो प्रोजेक्शन मतलब एक छाया वाला भाग अगर लेंगे तो ये वाला भाग जो होगा वो डी कास थीटा होता है, सॉरी डी ए कास थीटा। अब इसके द्वारा जो इस पे एंगल बनेगा डी ओमेगा, वो वैल्यू आप क्या लिखोगे, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्या चीजें हमने बताया सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल हो गया, और क्या बता दिया हमने, एरिया वेक्टर के बारे में बता दिया। ठीक, अब इसके बाद एक टर्म और जानना है गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा इसके बारे में भी मैं कर दे रहा हूं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यह एक प्रॉपर्टी होती है, एक जो है वर्चू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वेरी क्लोज होंगी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्लोजर होंगी वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, और जहाँ पे दूर दूर होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो भी इसी तरीके से कुछ डिपेंड करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, अगर किसी भी एरिया को, अगर किसी भी सरफेस एरिया को या किसी भी एरिया को अगर क्या कर दें, या ऐसे एरिया ले लो, किसी तरीके से एरिया ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको प्लेस कर दिया जाए तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगे ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर कहीं पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इस तरीके से क्या करेंगे, इस सरफेस से वो पास करेंगे।
इस सरफेस से देखो हमने क्या कहा कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हो गए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो देखो जब किसी सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस सरफेस एरिया से, उस एलिमेंट्री एरिया या उस सरफेस एरिया से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पास करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से। देखो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया तो इस सरफेस से क्या करें, इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ से भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस एलिमेंट्री एरिया से, इस एरिया से पास कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। या ऐसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी सरफेस से पास करने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे, उस सरफेस से क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या उस सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके स्टूडेंट, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन। अब देखिए अगर कोई एलिमेंट्री एरिया, अगर कोई एरिया एरिया या कोई, देखिए अगर कोई एरिया रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए एलिमेंट्री एरिया, इसका डीए ले लिया जाए, डीए एरिया। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई सरफेस एरिया, इसका इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो इसका जो एलिमेंट्री एरिया है, मान लीजिए इसके एलिमेंट्री एरिया का कोई डायरेक्शन जो है इस तरीके से है, डीए का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, तो यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन कोई पास करी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन ये हो गया। अगर एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल अगर थीटा है, थीटा एंगल ये बन रहा है, तब इससे पास करने वाला जो फ्लक्स होगा उसे हम फाई से डिनोट करेंगे। वो क्या होगा, वो वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर कोई एरिया रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, उससे पास करने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उस पर प्लेस्ड किसी एलिमेंट्री एरिया से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई एंड एलिमेंट्री एरिया वेक्टर डी के डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या करेंगे, उस एलिमेंट्री एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई ई। हो गया। अब क्या हो गया, तो ये क्या था, ये किसी एलिमेंट्री पार्ट से, छोटे से पार्ट से। अब क्या होगा, टोटल सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इस टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, टोटल सरफेस से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आप चाहें तो या डीए एरिया से पास कर रहा है तो इसको डी फाई ई से भी डिनोट कर सकते हैं, और टोटल से पास करने वाले को फाई, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, है ना, इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, एरिया, है ना, सरफेस इंटीग्रल, जिस सरफेस के एरिया के अलोंग इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो ये सरफेस इंटीग्रल होता है। और ये क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टोटल सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये होगा। ठीक, अगर यही सरफेस क्लोज्ड होगा अपने आप में, तब क्या होगा, जब ये सरफेस क्लोज्ड होगा तब हम इसकी जगह क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। किस केस में, देखिए जब ये जो एरिया रखा गया, सरफेस रखा गया है, वो अपने आप में अगर क्लोज्ड है तो उस कंडीशन में ये फार्मूला होगा, और किसी सरफेस को ऐसे रख दिया जाता है तो उस कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस क्या होगा, ये वैल्यू मिलेगा, और किसी एलिमेंट्री एरिया से पास करने वाला ये होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसका एक स्केलर क्वांटिटी होता है,
स्टूडेंट अब आगे के वीडियो में मैं क्या करूंगा, इसके आगे के टॉपिक को मैं कंसीडर करूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब जीरो होगा, कब फाई का वैल्यू ई इंटू ए के इक्वल होगा, कब कितना होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, अदर केसों के बारे में किसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले वाले वीडियो में मैं उसको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना है। ओके स्टूडेंट्स।